हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो, अ कंपैरिजन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड एन नियर infrared spectrum with that expected from a diatomic molecule treated as harmonic oscillator shows। मतलब कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अपन ने मॉलिक्यूल को माना था, जब एक्चुअल में उसका स्पेक्ट्रम देखा और कंपैरिजन किया तो वहां पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स आए। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या हुआ था कि एक सिंगल बैंड मिला था ओमेगा पे, क्योंकि अपन ने देखा था कि कोई फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के बीच का डिफरेंस भी ओमेगा आ रहा था, सेकंड थर्ड लेवल के बीच का डिफरेंस भी ओमेगा आ रहा था, थर्ड और फोर्थ लेवल के बीच का डिफरेंस भी ओमेगा आ रहा था। तो सिंगल बैंड मिला था ओमेगा में। तो और वो क्लासिकल, हमने क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देखी थी ओमेगा, वो जो ओमेगा रहा था वो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन थी। लेकिन जब एक्चुअल स्पेक्ट्रम देखा था तो उसमें ओमेगा पे एक बहुत इंटेंस बैंड आ रहा था, जिसे फंडामेंटल बैंड बोला था। और उसके अलावा वहां पर बहुत सारे बैंड्स एक्स्ट्रा शो हो रहे थे, कम इंटेंसिटी वाले, जिन्हें हम ओवरटोन कहते हैं। तो इनका एक्सप्लेनेशन जो था वो हार्मोनिक ऑसिलेटर से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। 2 ओमेगा मिल रहा था, 3 ओमेगा मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि जो रूल हमने माना था सिलेक्शन रूल्स, विच इज डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, इस रूल से तो अपन को 2 ओमेगा और 3 ओमेगा नहीं मिलेगा। ये तभी मिल सकता है जब डेल्टा ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, इस वजह से हमारे पास हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा रहा था मॉलिक्यूल के इस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को। तो यहाँ पर हमें एन हार्मोनिसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। एन हार्मोनिसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमने, देखो वहां पे क्या ली थी, 1/2 के एक्स स्क्वायर ली थी, करेक्ट। लेकिन हाफ के एक्स स्क्वायर ली थी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप देखिएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन होता है तो वो टेलर सीरीज से करते हैं, टेलर सीरीज से करते हैं। ठीक है, और ये आपको डेरिवेशन मिल जाएगा बीएससी की मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में, मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर रखी है। इस पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते वक्त टेलर सीरीज का यूज किया था। टेलर सीरीज में फर्स्ट टर्म होता है जिसमें मिनिमम एनर्जी होती है, उसको हम जीरो मान लेते हैं। सेकंड टर्म में स्क्वायर का टर्म होता है, थर्ड टर्म में क्यूब का टर्म होता है, फोर्थ टर्म में, इस तरह से आगे जाते टाइम इग्नोर कर देते हैं। तो हमने यहाँ से लेके बाकी सबको इग्नोर कर दिया था और ये वाला मिनिमम एनर्जी वजह से जीरो हो गया था, इसलिए हमें केवल हाफ के एक्स स्क्वायर मिला था। लेकिन अब क्योंकि हमें एन हार्मोनिसिटी देखनी है कि वो कहाँ से आई, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी के दो टर्म लेंगे, स्क्वायर वाला टर्म भी लेंगे और क्यूब वाला टर्म भी लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला अब हम लेंगे वो आप डायरेक्टली ये वाला चीज टेलर सीरीज से लिखना चाहो तो टेलर सीरीज से लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो टेलर सीरीज से तो आप डायरेक्टली, हालांकि टेलर सीरीज एक्सपांशन से ये आता है पूरा टर्म, पर इसको आप स्किप कर दीजिए। एग्जाम में डायरेक्टली आप लिख दीजिए कि टेलर सीरीज एक्सपांशन का क्यूबिक टर्म ही इंट्रोड्यूस करने पर हमारा जो वी एक्स आएगा वो आएगा, ये स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, और एक हमारे पास क्यूब वाला टर्म है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैकेनिक्स में बीएससी में एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स क्यूब, इस बार हम पोटेंशियल को ये लेंगे। एफ की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 के होगा, तभी 1/2 के एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। जी की वैल्यू जो होती है वो एफ से बहुत कम होती है, इसीलिए हम एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी में जी वाले टर्म को भी जीरो मान लेते हैं, बट यहाँ हम जीरो नहीं मानेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हमारी एनर्जी आएगी तो एनर्जी वैल्यूज कैसे दी जाएगी, एनर्जी वैल्यूज अब डायरेक्टली यहाँ याद रखिएगा कि इस कंडीशन में अगर हम यही पोटेंशियल रख के वापस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल एनर्जी की वैल्यू ये मिलेगी जिस तरह से हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व किया था। बट आपने देखा था कि वो कितना लंबा डेरिवेशन था, इतना लेंथी डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली एनर्जी की वैल्यू याद रख लीजिए। करस्पॉन्डिंग टर्म वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एच से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ एच से डिवाइड कर देंगे, यहाँ एच से डिवाइड कर देंगे और फंक्शन को जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। जी जो है एज अ फंक्शन ऑफ वेव, वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आ जाएगा न्यू का। अब अगर अपन ड्रॉ करें इसको, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ओमेगा ई लिख दिया इस बार अपन ने। ओमेगा ई जो है वो तो वेव नंबर स्पेसिंग ऑफ एनर्जी लेवल दैट वुड अकर इफ द पोटेंशियल कर्व वर अ पैराबोला, यानी परफेक्ट अगर हमारी एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर होती तो हमें पैराबोला मिलता। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो परफेक्ट पैराबोला के लिए ही है। ये जो सेकंड टर्म आ रहा है वो इस पैराबोला को डिस्टॉर्शन देगा, डिस्टॉर्टेड पैराबोला मिलेगा। तो हमें पिछली बार एग्जैक्ट पैराबोला ऐसा मिला था, अब यहाँ पे हमें पैराबोला ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो काम आया है ये एक्स क्यूब वाली टर्म ने किया है। इस टाइम पे केवल एक्स स्क्वायर था, इस टाइम पे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों हो गए। तो यहाँ पे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल बनाए हुए हैं और ये देखा भी जा रहा है कि जैसे जैसे आपके पास न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, यहाँ नेगेटिव में न्यू का स्क्वायर है,
करेक्ट। तो न्यू का स्क्वायर बढ़ने की वजह से स्पेसिंग जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ ऊपर वो कम होती जा रही है, और यहाँ पर तो कंटिन्यूअस बैंड बन रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि वहाँ अलग-अलग लेवल बने हुए हैं, इस तरह से लेवल बने हुए होंगे। ये पूरा एक कंटिन्यूअस बैंड होगा, एक कंटिन्यूम मिलेगा हमें वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, जीरो पॉइंट एनर्जी निकालते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी होती क्या है? एक्चुअली रोटेशनल एनर्जी लेवल में हमने देखा था कि जब हम J इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहे थे, तो J इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी? जीरो आ रही थी। लेकिन क्या यहाँ पे न्यू इक्वल टू जीरो रखने से एनर्जी हमें जीरो मिल रही है? नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, और जो न्यू इक्वल टू जीरो रखने से जो एनर्जी मिलती है वो हमें जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इस केस में जीरो पॉइंट एनर्जी हमें क्या मिलेगी वो देख लेते हैं। तो जी न्यू का एक्सप्रेशन जो आया था हमारे पास, इसमें आप क्या रखेंगे, ये रहा जी। इक्वेशन नंबर 2 देखो आप ध्यान से, तब तक मैं इरेज करती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में आप न्यू को जीरो करके देख लो, तो ये जीरो हो जाएगा, करेक्ट, और ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हम जीरो रख देते हैं। तो जी जीरो जो है, इनको जीरो रख के सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा, करेक्ट। If the energy levels are referred to this lowest level as zero, then we shall rewrite equation number 2. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि एक्चुअल में आपने मैथमेटिक्स में 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि वैसे तो ओरिजिन जीरो पे होता है, लेकिन कभी कभी हमें ये कहते थे कि आपको ओरिजिन मानना है x इक्वल टू टू पर, x इक्वल टू टू पर। तो जो भी हमारा जो भी वैल्यूज आती थी, जो भी पॉइंट्स आते थे, उसमें से हम x इक्वल टू टू को माइनस कर देते थे। माइनस इसलिए कर देते थे कि वो रेफरेंस जो है वो वापस शिफ्ट जीरो पे हो जाए। तो अगर हमारा जीरो पे जीरो हमें नहीं मिल रहा है, जी जीरो जो है वो हमें जीरो पे मिल ही नहीं रहा है, किसी और वैल्यू पे मिल रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अगर इस लेवल को हमें जीरो लेवल मानना है, इस लेवल को अगर हमें जीरो लेवल मानना है, तो ऊपर आने वाले जितने भी लेवल होंगे उसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे, ताकि वापस हमारा रेफरेंस जो है वो जीरो पे शिफ्ट हो जाए। ये बिल्कुल वही कर रहे हैं जैसे हमें कहा जाए कि ओरिजिन को एक्स इक्वल टू टू पर शिफ्ट मान लो। तो जितने भी वैल्यूज आएगी, जितने भी इक्वेशंस आएगी, उन सब में एक्स इक्वल टू टू से माइनस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ ये जीरो लेवल जो है वो सब में से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करने से कैसे मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2 वापस चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये हो गई। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 ये आप करके देख लेना। इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 ये रही। माइनस करके देख लो, आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, पर आपको बता रही हूँ कि माइनस करने से आपको वो मिल जाएगी, ओके। लेकिन जैसे ही आपको ये माइनस मिली, हमने ओमेगा ई को हटा के ओमेगा नोट कर दिया वहां पे, क्योंकि ओमेगा नोट के अंदर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही थी वो पहले कितनी थी? जी न्यू थी। यानी जी न्यू हम तब यूज कर रहे हैं जब जीरो लेवल को भी जीरो लेवल की तरह जीरो लेवल जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल लेवल कंसिडर कर रहे हैं, उसके आने वाले लेवल को भी कंसिडर कर रहे हैं। जबकि जी नॉट न्यू का मतलब ये होगा कि जीरो वाले लेवल को माइनस कर दिया है सब में से, और अब हमारे पास बाकी के लेवल हो रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो नीचे वाला लेवल है वो जीरो पे है, और इस वक्त वो जीरो पे नहीं है। यानी जब जी न्यू लिखेंगे तो जीरो वाला लेवल जीरो पे नहीं होगा, लेकिन जी नॉट न्यू लिखेंगे तो जीरो वाला लेवल जीरो पे होगा, क्योंकि बाकी सब में से हमने उसको माइनस कर दिया है। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जब जीरो न्यू करते हैं तो जहां पर ओमेगा ई था वहां ओमेगा नोट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। और ये मिलेगा आपको, ये इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करने से, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ न्यू इन इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 में और 4 में न्यू की पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो न्यू की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है और न्यू की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, आसानी से ये चीज की जा सकती है। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसमें न्यू की पावर देखो, न्यू की पावर 1 में है एक तो ओमेगा ई, और एक यहाँ पर इसको ओपन करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला जो टर्म आएगा उसमें न्यू की पावर 1 आएगी। तो न्यू की पावर 1 में दो टर्म आएंगे आपके पास, और न्यू की पावर 2 में केवल यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा, तो न्यू की पावर 2 में एक ही टर्म आएगा। तो अगेन वो भी मैं मैथमेटिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। इसको ओपन कर लीजिए, न्यू की पावर 1 और न्यू की पावर 2 यहाँ कितनी आ रही है, और इक्वेशन नंबर 4 में तो क्लियरली दिया हुआ है, न्यू की पावर 1 आ रही है ओमेगा नोट, और न्यू की पावर 2 आ रही है ओमेगा नोट एक्स नोट। जब इनको इक्वेट करेंगे तो ओमेगा नोट जो आएगा उसमें दो टर्म आएंगे,
करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया न्यू की पावर 1 तो फर्स्ट टर्म में ही मिल रही थी, और एक स्क्वायर टर्म वाले को ओपन करोगे तो भी उसमें भी न्यू की पावर 1 आएगी, और न्यू की पावर 2 में आपके पास ये वाला टर्म आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल चुका है। अब हम एनर्जी लेवल बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने देख लिया कि एनहार्मोनिसिटी के अंदर डेल्टा न्यू जो है वो +-2 और +-3 ये सब पॉसिबल हैं, जबकि हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर केवल +-1 पॉसिबल था। तो अब जो जीरो लेवल से है ट्रांजिशन, वो 1 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 3, 4, 5, 6 सब में जा सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन आप देख पा रहे हैं, ट्रांजिशन बनाया हुआ है जीरो लेवल से 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो सबसे ज्यादा 0 से 1 में जो बनाया है वो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंटेंस बैंड बना है। ये इंटेंस बैंड फंडामेंटल होता है। फिर कम इंटेंस बना है, ये ओवरटोन होते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ये इस तरह से मिल रहा है आपको, है ना। डेल्टा न्यू 2, 3 वो है जो इनके करस्पॉन्डिंग अपन को ओवरटोन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, वीक ओवरटोन बैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल बैंड के साथ में। अब अपन निकालते हैं कि अगर कोई मान लीजिए जीरो से शुरुआत करके किसी भी रैंडम न्यू क्वांटम नंबर वाले लेवल में कोई ट्रांजिशन होता है अब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब्जॉर्प्शन का मतलब ही होता है जीरो से लेके कोई न्यू नंबर का यहाँ है तो ऊपर जा रहा है तो कुछ अब्जॉर्ब करके ही जाएगा। तो जो रेडिएशन अब्जॉर्व करेगा या जो वेव नंबर अब्जॉर्व करेगा वो कितना होगा, जी न्यू माइनस जी नॉट होगा। अब जी न्यू की वैल्यू आपके पास है और जी नॉट की वैल्यू भी आपके पास है, वीडियो बैक करके देखना। आपके पास जी न्यू का एक्सप्रेशन जो भी है और जी नॉट का एक्सप्रेशन जो भी है उसको माइनस करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। इसी के साथ साथ यही एक्सप्रेशन दूसरे तरीके से भी मिल सकता है कि जी जीरो, ये तो तब होगा जब जीरो वाले लेवल को जो जो सबसे नीचे वाला लेवल था उसकी एक्चुअल वैल्यू ली है आपने, उसकी एक्चुअल वैल्यू ली है, तब तो ये मिलेगा। और अगर जो जीरो वाले लेवल होगा उसको बाकी सारे लेवल्स में से माइनस कर दिया और वो वाला एक्सप्रेशन लिया तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला, मतलब तब जी नॉट न्यू और जी नॉट जीरो। तो ये भी आपके पास वीडियो बैक करके देखना लिखा हुआ है, ये भी आपके पास देखना वीडियो बैक करके लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमें मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लेवल बनाते हैं, न्यू+1 और न्यू+2, और इस तरह वेव नंबर सेपरेशन देखते हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव अब्जॉर्प्शन बैंड, 2 अब्जॉर्प्शन बैंड के बीच में। क्योंकि देखो 2 अब्जॉर्प्शन बैंड का मतलब क्या है कि एक बैंड तो ये मिला है, पिंक कलर से लाइन की है, एक बैंड ये मिला है, इन दोनों बैंड, क्योंकि एक लाइन यहाँ मिली है और एक लाइन यहाँ मिली है, इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन हमें निकालना है इस बार, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर 3 लेवल की जरूरत क्यों मिली, जब सिंगल ट्रांजिशन होता है तो सिर्फ अब्जॉर्प्शन पता चलेगा कि कौन सा फोटोन किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन अब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन अगर एक ट्रांजिशन यहाँ पे मिल रहा है और एक ट्रांजिशन, तो एक लाइन यहाँ पर मिलेगी और एक लाइन यहाँ पे मिलेगी, ये दोनों बैंड कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, बैंड। इन दोनों बैंड के बीच का सेपरेशन निकालना है, इसलिए 2 लाइन कम से कम चाहिए, और 2 लाइन के लिए आपके पास 3 एनर्जी के लेवल होने चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर 3 एनर्जी के लेवल बनाए हुए हैं, और हमें यहाँ पे न्यू+1 और न्यू+2 नाम दिया गया है। अब यहाँ पर बीच में नाम क्या दिया गया है, जो फर्स्ट ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो जी न्यू+1 माइनस जी न्यू निकाल लो, अगर जीरो वाले लेवल को एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस की एक्चुअल वैल्यू मानी है तो, या फिर ये निकाल लो अगर वो जो सबसे लोवेस्ट लेवल था उसको बाकी सब में से माइनस करके एक्सप्रेशन लिखा है। तो हर जगह डबल डबल एक्सप्रेशन आएंगे। ये एक्सप्रेशन जब नॉट नहीं लिखा हुआ होगा, जब जीरो नहीं लिखा हुआ होगा, इसका मतलब जो सबसे लोवेस्ट लेवल आ रहा था उसको एज इट इज रखा है, और ये तब लिखोगे आप जब उस वाली वैल्यू को बाकी सारे लेवल्स में से माइनस कर दिया है, ओके। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, अब जी न्यू का एक्सप्रेशन आपके पास है, वीडियो बैक करके देखना, जी न्यू का एक्सप्रेशन आपके पास है, तो उसमें एक बार न्यू रख लेना और वैल्यू निकाल लेना, और उसी जगह न्यू+1 रख लेना और वैल्यू निकाल लेना, और उन दोनों में से माइनस करोगे तो यू विल गेट दिस टर्म। इसी तरह से जी नॉट वाले टर्म में जी नॉट न्यू की वैल्यू तो हमारे पास है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, उसी तरह से न्यू-1 करके रखना, यू विल गेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं डेल्टा जी। डेल्टा क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के बीच का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में, तो इस डिफरेंस को हमने बोल दिया डेल्टा जी, न्यू+½ कर दिया, फर्स्ट लेवल में न्यू+½ कर दिया। सेकेंड लेवल में बाय डिफॉल्ट एक नंबर से ज्यादा बढ़ेगा, एक नंबर से ज्यादा बढ़ेगा तो क्या आएगा हमारा 3+½ आ जाएगा, 3+½ आ जाएगा। तो सेकंड डिफरेंस निकाला है, तो सेकंड डिफरेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, अब देखो जिस तरह से आपने डेल्टा न्यू यहाँ पर निकाला है, जिस तरह से आपने डेल्टा जी1+½ निकाला और इसका फॉर्मूला आपने लिया जी न्यू+1 माइनस जी न्यू, उसी तरह से डेल्टा जी1+3/2, ओके न्यू+3/2 है, न्यू+½ और न्यू+3½ तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, जी न्यू+3 न्यू+2 माइनस न्यू+1,
ये आप करके देख लेना। अब ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ये रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे। जी डेल्टा जी न्यू प्लस हाफ जो है वो तो निकाला हुआ है, अभी बुक में दिख रहा है। इसी तरह से डेल्टा जी न्यू प्लस 3 हाफ है, ये भी बता दूंगी कितना आएगा, आप करके देख लेना, आपका आंसर चेक कर लेना। ये दोनों निकाल लोगे तो अब हमारे पास ये फर्स्ट डिफरेंस है। फर्स्ट का मतलब डेल्टा एक ही लगा हुआ है, तो फर्स्ट डिफरेंस हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड का ये भी फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा, ये भी फर्स्ट डिफरेंस कहलाएगा। सेकंड डिफरेंस का मतलब यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर देखो आप कि हमारे पास हो जाएगा सेकंड डिफरेंस कैसे दिया जाएगा। सेकंड डिफरेंस दिया जाएगा डेल स्क्वायर न्यू प्लस वन दिया जाएगा। डेल स्क्वायर न्यू प्लस वन दिया जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 3+2 माइनस 1+2। क्यों, क्योंकि वो वहां 1 2 3 है, तो अब ऊपर से लेके नीचे तक को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर 3/2 वाला आ गया और यहाँ पर 1/2 वाला आ गया। तो इन दोनों में से माइनस कर दोगे। अब ये वाली वैल्यू तो अभी भी आपने कैलकुलेट की है, निकाली हुई है, और ये 3/2 की मैंने आपको बोली है निकालनी है, फॉर्मूला अभी भी बताया था, निकाल के चेक करना, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से माइनस करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस जो है, अगर हमें सेकंड डिफरेंस मिल जाता है स्पेक्ट्रम में, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ओमेगा ई एक्स ई या फिर ओमेगा नॉट एक्स नॉट की वैल्यू। तो इतना तामझाम क्यों किया, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए किया। ठीक है, बाकी ये चीज छोड़ दो आप। अब आ जाओ आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।